हेलो एवरीवन। दोस्तों आज अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी हमारा लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया था। सो टू कॉम्पनसेट दैट ये वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दे रहा हूं जिसमें आज का पूरा सेशन रिकॉर्डेड है। यस दोस्तों, सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस। बाप रे, बहुत भारी भारी नाम है ना। भारी भारी नाम भी है, इंपॉर्टेंस भी उतना ज्यादा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, यस दोस्तों, तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए ठीक है, इसे भी जरा डिस्कस कर लेते हैं आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले, जल्दबाजी में नहीं जाना है। फ्लो को मेंटेन करते हुए जैसा जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसा वैसा सीखते हुए चलो। देखो ऑटोमेटिकली आप अकाउंटिंग लैंग्वेज कितनी आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, यस। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब तक की जर्नी में क्या क्या देख चुके हैं। यस, अब तक की जर्नी में हम लोग देख चुके हैं कि सबसे पहले हमारी जर्नी की शुरुआत होती है विथ एंटिटी। करेक्ट, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विथ एंटिटी। करेक्ट, तो भैया एंटिटी में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बराबर। सो एज अ रिजल्ट अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मिस्टर फर्नीचर वाला ने मिस्टर बाबा को फर्नीचर बेचा है, मिस्टर फर्नीचर वाला सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख टू मिस्टर बाबा। ठीक है, सो इफ आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्नीचर वाला, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर। लेकिन जब मैं इसे बाबा के नजरिए से देख रहा हूं, सो आई विल टेक इट एज अ परचेज ऑफ फर्नीचर। सो मुझे सबसे पहले ये नजरिया क्लियर कर लेना है कि मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए अकाउंटिंग करना है भाई। अकॉर्डिंगली मेरा इंफॉर्मेशन बदल जाएगा। राइट, चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एंटिटी आइडेंटिफाई किया और उसके बाद मैं गैदर कर रहा हूं अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सो दोस्तों, बिफोर आई मूव अहेड विद दिस, लेट मी ब्रिंग टू योर मॉड्यूल, मुझे आपको, आप सबको, लेट मी ब्रिंग ऑल ऑफ यू टू योर मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दिस इज अ मॉड्यूल। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मॉड्यूल के दर्शन नहीं किए वो दर्शन कर ले। ऑलराइट, यस, सो दिस इज चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क व्हिच इज डिवाइडेड इनटू फर्दर सब 9 यूनिट्स। ओके, सो 1 by 1, यूनिट 1, दिस इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, पूरा थियरी भरा पड़ा है। ठीक है, डोंट वरी, अभी सुलाऊंगा नहीं। यस, सो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक जगह पे लाना चाहता था, आपको यहां पे, कहां पे, ये यहां। आई वॉन्टेड ऑल ऑफ यू टू कम हियर। जरा ध्यान से देखिए, मैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इस एरिया में आया हूं आप ही के मॉड्यूल में, एंड वी आर लुकिंग एट 2 थिंग्स हियर। हम लोग यहां पे 2 चीजों से इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। कौन से 2 चीजों से? एक तो मैं यहां पे आपको दिखाने जा रहा हूं द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, द वेरी फेमस डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं उस चीज से जिससे आप लोगों को कई बार सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और वो है मिस्टेक्स। राइट, तो मॉड्यूल में कभी कभी ना मिस्टेक्स रहते हैं काफी, तो मिस्टेक्स को थोड़ा हम लोगोों को ठीक करना पड़ता है। राइट, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये यहां पर मिस्टेक है। कहां मिस्टेक है बता रहा हूं मैं, ध्यान से देख रहा हूं। द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय, आप देख पा रहे हो, आई होप, मैं यहां से शुरू कर चुका हूं। ठीक है, द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन फ्यूचर हम इन्हें कहेंगे AICPA। AICPA, जैसे इंडिया में ICAI है वैसे यूएस का AICPA है। ओके, सो AICPA का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन नॉट इन 1961। ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, मैं मिटा देता हूं। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा है, ये देखो 1961, एंड दैट इज रॉन्ग। तो प्लीज आप लोग भी, अगर आपके पास मॉड्यूल है, इसे करेक्ट कर ले। ठीक है, दिस इज 1941, नॉट 1961। ठीक है, चलो, तो ऐसे छोटे मोटे गलतियां होते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, करेक्ट करते हुए चलेंगे। यस, तो यहां पे डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन देखो जरा क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। सर मतलब अकाउंटिंग आर्ट है?
आर्ट कहो, साइंस कहो, कॉमर्स कहो, जो कहो हर चीज के साथ ये सूट कर जाता है। ये भी देखोगे आप लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने यहां पे क्या लिखा, अकाउंट इज एन आर्ट, सॉरी अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मतलब आर्ट में एक तरीके से प्रॉपर प्यारे तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, तो अकाउंटिंग को भी उसी तरह से प्रेजेंट किया जाता है, आप देखोगे इसको भी। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या दिख रहा है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जाना पहचाना लग रहा है कुछ, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ याद आ रहा है क्या, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ओके, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब वो पार्ट, आखिरी वाला पार्ट अभी तक समझ में नहीं आएगा, आएंगे हम लोग उस पे, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है अभी डेफिनेशन पढ़ के। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले एंटिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर एंटिटी आइडेंटिफाई करके हम एंटिटी से रिलेटेड फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होने वाले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को गैदर कर रहे हैं और उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग। चाहे आप इंडिविजुअल हो, यही होगा, आप एक कंपनी हो, यही होगा, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, यही होगा, आप एक ट्रस्ट हो, यही होगा, अरे आप कोई भी हो, अकाउंटिंग में यही होगा। ओके, दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय AICPA, ठीक है। लेकिन इतना तो समझ में आया कि सर अभी तक सब कुछ नहीं समझा, क्योंकि वो आखिरी में कुछ लिखा हुआ था, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये क्या है सर, ये बात समझ में नहीं आया। और मैं एक और डेफिनेशन आपको दिखाना चाहता हूं, हालांकि अभी इमीडिएटली कुछ समझेगा नहीं, लेकिन दिखाना फिर भी चाहता हूं, देखिए जरा, ठीक है। यहां हूं मैं, ये देखिए यहां पर हूं मैं, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA इन 1966, इस बार बराबर है, हर बार गलत नहीं होता, ठीक है। विच ट्रीटेड अकाउंटिंग एज, एक और डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, तो देखो ये डेफिनेशन क्या है, यहां से शुरू हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग economic information to permit informed judgments and decisions by the users of accounting। सर कुछ नहीं समझा, यस बिल्कुल नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन सिर्फ दिखाना चाहता था, एक बार सिर्फ देख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग लौट के आएंगे और ये सारी बातों को महसूस करेंगे, समझेंगे, इसे रट्टा नहीं मानना है, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक। तो हमारे जर्नी में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया, हमने अब तक सीख लिया कि एंटिटी को आइडेंटिफाई करके हम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को गैदर करते हैं, राइट। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कौन से वाले, ट्रांजैक्शंस इवेंट्स वो वाले जो मॉनेटरी नेचर के हो। अगर ये मॉनेटरी नेचर का नहीं है तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड मॉनेटरी नेचर का मतलब एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस नहीं कह रहा हूं जहां पे पैसों का लेन देन हो रहा है, नो यहां पर उधार वाले ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इवन बार्टर एक्सचेंज कैन कम, क्योंकि इफ समथिंग इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। सो पॉइंट इज मनी डजंट मीन्स कैश, मनी मीन्स एनीथिंग मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिससे पैसों के टर्म्स में हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे चीजों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके तो ये तो गैदर किया, ये गैदर करके हम लोगों ने क्या किया, इसका अकाउंटिंग कर दिया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, ये सब करेंगे, अब धीरे धीरे हौले हौले आएंगे, ठीक है। लेकिन कहना ऐसे कि ये ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर नथिंग बट डिफरेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। मैंने सीधे साधे भाषा में आपको यही कहा था ना, दीज आर नथिंग बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस ऑफ द एंटिटी, है ना। ये इंफॉर्मेशंस को ध्यान से सुनना मेरी बात को, अकाउंटिंग के जरिए हम उनके यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दिया है मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को हम अकाउंटिंग के जरिए उनके यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं। सर बात समझ में नहीं आया, बात समझ में आएगा, देखो आराम से देखो। अगर मैं
यूजर्स की बात करूं, यानी मैं ऐसे कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी हमारे बिजनेस में कोई दिलचस्पी है, ठीक है, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी हमारे बिजनेस में कुछ दिलचस्पी है। अब ये यूजर्स जो हमारे बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं कैन बी इंटरनल यूजर्स, दे कैन बी एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, ये क्या होता है सर, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनल यूजर्स, मेरे बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले, मेरे बिजनेस में इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने वाले ऐसे कौन यूजर्स है? सबसे पहले तो ओनर खुद। कहने से सो भैया ओनर खुद तो दिलचस्पी रखेगा ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। आपने बिजनेस शुरू किया, सो वोंट यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट आर द इंफॉर्मेशन इन योर कंसर्न? आपके बिजनेस में क्या क्या चल रहा है फाइनेंशियल मैटर्स, वोंट यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? डेफिनेटली रहोगे भाई, ओनर तो रहेगा ही। ओनर के अलावा और कौन? देखो, ओनर हमेशा मैनेज करेगा ये बात जरूरी नहीं होता, वो पैसा लगा ले लेकिन दिमाग भी लगाएगा ये जरूरी नहीं होता। दिमाग लगाने के लिए पगार देके दूसरे लोग भी रखे जा सकते हैं। सो हो सकता है कि इसने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को दिए हो, पॉसिबल है। या आगे चल के आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंपनी फॉर्म में बिजनेस शुरू किया, सो कंपनी में ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, ज्योग्राफिकली दे आर सिचुएटेड इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस। सो एज अ रिजल्ट अब अगर मैनेजमेंट की बारी आएगी, क्या सब लोग इकट्ठा होंगे? अरे यार सोच के देखो यार, कोविड सिचुएशन में कहां इकट्ठा होंगे ये लोग? और इतने सारे लोगों का आप बोलोगे कि सर जूम मीटिंग कराओ, भैया लाखों में होते लोग, क्या क्या करोगे? सो दैट डजंट हैपन। व्हाट हैपेंस इज दे अपॉइंट समवन कॉल्ड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सुना होगा, है ना? सो शेयर होल्डर्स है एक्चुअल ओनर्स, लेकिन मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो हो सकता है कि मैनेजमेंट इज डन बाय समवन एल्स, इसलिए मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं मैनेजमेंट, है ना? जरा ध्यान से देखना, ये मैं अंदर के लोगों की बात कर रहा हूं, घर वालों की बात कर रहा हूं जो मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स में बिल्कुल गहराई में दिलचस्पी रखते हैं। करेक्ट? यस। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बाहर के लोग भी है, सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर वाले भी है, ठीक है, who are also interested in financial transactions। सर ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? अरे भाई क्यों नहीं, सोच के देखो, सप्लायर जिनसे हम कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, हम किसी के पास गए, एक सप्लायर एक दुकानदार के पास गए, बोला कि सर जी मुझे ये सामान दे दो, बोला ठीक है ले लो, लेकिन सर जी पैसे कब दोगे? मैं बोलता हूं कि सर उधार दे दो, पैसे बाद में दूंगा, ठीक है, क्या बोलेगा वो? ओए तू पैसे बाद में देगा, तू है कौन? राइट? तो सबसे पहली बात, ही विल बी इंटरेस्टेड ना कि भैया अगर तू उधार ले रहा है तो पैसे दे पाएगा कि नहीं। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू, इनकी दिलचस्पी है, एंड ही डजंट वांट टू नो अबाउट योर हाइट, योर वेट, योर एनीथिंग लाइक दैट। ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पैसे कब देगा वो बता भाई। किडिंग मी? सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बिल्कुल ये दिलचस्पी रखता है। और भी लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंडर्स। बिजनेस चलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए, मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, मैंने ये जेब में देखा, ये जेब में देखा, सब जगह देख लिया, पिगी बैंक फोड़ दिए, बैंक में से जितना था निकाल लिया, सब हो गया, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं, अभी और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। तो बैंक के पास गए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, जाके बोले भाई साहब थोड़ा पैसे दो ना यार, बिजनेस करना है, ठीक है। तो क्या वो आपकी शक्ल देख के पैसे देगा? ना, क्या करेगा वो? आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। कौन से? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रहा है? लेंडर्स इवन दे आर इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसे बहुत है, देयर आर एन नंबर ऑफ पर्संस। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार भी आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दिलचस्पी रखता है। ऐसा कैसा? अरे भैया आप अगर देश में रह रहे हो, देश में रह के बिजनेस कर रहे हो, तो देश के हित में सोचना पड़ेगा ना। देश के हित में सोचते हो आपको देश के भलाई के लिए टैक्स भरना पड़ेगा। सुना होगा आपने, इनकम टैक्स भरना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है, टैक्स तो भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने टैक्स भरा, बराबर भरा, लेकिन गवर्नमेंट को आपके ऊपर शक हो रहा है, बाबा ये कुछ गड़बड़ है, बाबा इसने बराबर ईमानदारी से टैक्स भर दिया, कुछ तो गड़बड़ है, ईमानदारी से कैसे भरा, है ना। वो प्रॉब्लम सुना ही होगा आपने, किसी एक फिल्म में आया था, कौन सा मूवी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान,
है ना, तो सरकार को शक हो रहा है आपके ऊपर, ये तो गड़बड़ है बाबा। तो वो चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करेंगे? दे विल बी चेकिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। कुछ समझ में आ रहा है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु विल बी इंटरेस्टेड इन ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया। तो हमारी ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये इन तक हम कैसे पहुंचाएंगे? आके बोलेंगे या बाबा सगड़े आओ, आ जाओ इधर बैठने का रे बाबा, बाद में नहीं बोलने का कि मैंने कुछ बोला नहीं, चलो मंडली बैठो इधर, ठीक है। हाँ चलो, क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुमको बोलते हैं अभी, क्या क्या हुआ है। देखो पूरी कहानी ऐसी है कि हमारे पास ना सबसे पहले बाबा थे, बाबा ने ढाबा खोला तो बाबा ने जाके दुकान, अरे भाई ऐसे करके पूरा पोथी बोलोगे पागल हो जाएंगे वो लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पे एक तरीका होता है, ठीक है, और वही तरीके को हम कहते हैं अकाउंटिंग। यहां पर अकाउंटिंग के जरिए आप अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस इन यूजर्स तक पहुंचाओगे। सो दोस्तों, आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस नाउ। कैन आई से दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप अकाउंटिंग भाषा में लोगों तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करते हो। सर क्या कहा? मैंने कहा अकाउंटिंग भाषा में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को उनके यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, अब ये कैसे कम्युनिकेट किया जाता है? तो सबसे पहले हम सोचते हैं अबाउट द इंटरनल यूजर्स, घर वालों के बारे में पहले सोचेंगे। ठीक है, सो फॉर इंटरनल यूजर्स हम लोग हर तरह का इंफॉर्मेशन डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे। सो वी विल रिकॉर्ड, वी विल एंटर, वी विल हैव ऑल द डिटेल्स। बाद में भूल गए तो इसलिए सब लिख के रख लो, हर एक डिटेल, हर एक बारीक डिटेल, सब कुछ लिख के रखो, एवरीथिंग। ठीक है, now this is done in the form of something called as bookkeeping। ठीक है, जब हम डिटेल में पूरे चीजें लिख के रखते हैं, हर तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं, तो दिस इज डन इन द फॉर्म ऑफ बुककीपिंग। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। दिस इज मेनली फॉर द इंटरनल यूजर्स, इस पे एक्सेस एक्सटर्नल यूजर्स का नहीं होता। कोई भी बाद वाला बंदा आके हमारे बुककीपिंग रिकॉर्ड्स को नहीं देख सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है। बुक कीपिंग मतलब क्या, ब्रीफ में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबूत के साथ। सबूत स्पेलिंग बराबर है, हाँ, स में बूत की मात्रा, ओके, सबूत, ओके व्हाटएवर। चलो, तो सबूत के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसी को हम अकाउंटिंग भाषा में कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने कहा, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबूत। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ खरीदा, बताओ सबूत क्या है? कुछ ना कुछ एक बिल होगा, कोई इनवॉइस होगा, है ना, या कोई एक और आप लोग देखे होंगे मेमोज बनते हैं बहुत सारी जगह पे। आप देखना, आप अगर जब कैश पे कुछ पेमेंट करते हो तो दे गिव यू कैश मेमो, है ना, ऐसे होते हैं, डिलीवरी मेमो, कैश मेमो, ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई मेमो के फॉर्म में होगा, कोई नोट के फॉर्म में होगा, सुनोगे आगे चल के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऐसे होते हैं। ठीक है, दीज आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच रिप्रेजेंट बेसिकली सबूत ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अरे एग्रीमेंट भी तो होते हैं कई बार दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, बार बार हम लोग कोई छोटा सा पर्ची नहीं बनाते बैठेंगे बाबा, ये एक बार में एग्रीमेंट बना लिया, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि ये सब के सब क्या है? सबूत। हम लोग ये सबूत को अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। ठीक है, कोई भी बंदा कभी भी आके पैसों के बारे में कुछ भी पूछेगा, सबूत है भैया मेरे पास। गेटिंग मी? चलो, यूजुअली दिस इज डन इन अ वाउचर फाइल। वाउचर फाइल, ठीक है, जहां पे एक सिंपल सा छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है जिसे हम लोग कहते हैं वाउचर। इस वाउचर में पूरे डिटेल लिखे रहते हैं हर ट्रांजैक्शन की। हर ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर एक सीरियली नंबर्ड बुक होता है पूरा, उसमें से एक वाउचर में हम पूरे डिटेल लिख के रखते हैं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, चलो ठीक है, ये लिखा। इसके बाद हम जनरली
दो तरह के बुक मेंटेन करते हैं, दो तरह के बुक बोले तो रजिस्टर, सीधे भाषा में रजिस्टर है बाबा, बुक नहीं रजिस्टर, लेकिन अकाउंट में ऐसा बुक बोलते हैं। तो सबसे पहला जो बुक होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी बुक। क्या कहते हैं? प्राइमरी बुक। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बुक। प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक, दो तरह के बुक है, ठीक है। ये प्राइमरी बुक में भी या तो एक सिंगल बुक मेंटेन होगा या तो मैनी बुक्स मेंटेन होंगे। सर ऐसा कैसा होता है? आएंगे रे बाबा इसमें भी। मैनी बुक्स जो होता है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। लौट के आएंगे इसमें। इसमें हम जो करते हैं दिस इज बेसिकली शॉर्टकट अकाउंटिंग। आएंगे वापस, सिर्फ लिख के रख लो फिलहाल, ठीक है। पॉज कर लो और लिख के रख लो इसको। प्राइमरी बुक बेसिकली फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग, प्राइमरी रिकॉर्ड रखना। यहां पे हमारा यही इंटेंशन होता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग भाषा में, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल बुक में हम लोग जो करने जा रहे हैं दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना। दिस इज डन इन द फॉर्म ऑफ लेजर पोस्टिंग। क्या होता है ये सब चीजें? यही सब तो सीखना है अकाउंटिंग में, यही सब तो सीखना है। आएंगे इसमें भी, ठीक है। तो ये कहते हैं लेजर पोस्टिंग, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिफाई करना, ठीक है। रिकॉर्ड करना मतलब वी पास समथिंग कॉल्ड एज जर्नल एंट्रीज। क्लासिफाई करना यानी वी बेसिकली पोस्ट इट इन लेजर, जहां पे लेजर अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। और उसके आखिर में हम करते हैं समराइज। ये सब हो जाने के बाद, ये सब चीजें खत्म हो जाने के बाद इन सब को समराइज किया जाता है बाय मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन बहुत काम की बात है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस उनके यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं, बराबर। इंफॉर्मेशन बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट फर्नीचर। कितने रुपए के फर्नीचर खरीदे, बदले में कैश दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश। अच्छा, मैंने थोड़ा सा कैश दिया और बाकी का चेक दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश एज वेल एज माई बैंक बैलेंस। भैया इंफॉर्मेशन बहुत सारे होते हैं, है ना। ईच सच इंफॉर्मेशन को हम लोग पुकारेंगे एज एन अकाउंट, ठीक है। ईच सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंट। तो अगर मुझे फर्नीचर के बारे में बताना है मैं कहूंगा फर्नीचर अकाउंट। अगर मुझे कैश के बारे में बताना है तो मैं कहूंगा कैश अकाउंट। अगर मुझे बैंक के बारे में बताना है तो मैं कहूंगा बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंट होगा, ये अकाउंट में मुझे अकाउंटिंग भाषा में लिखना है ना, तो अकाउंटिंग भाषा बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, बस समझने की देर है, ठीक है। ये जो होता है वो ऐसा होता है कि आप लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो, इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड एज द डेबिट साइड। राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड एज द क्रेडिट साइड। इसमें भी हम आएंगे, डेबिट क्रेडिट में अभी तक मैं नहीं आया, बिल्कुल लौट के आएंगे। बट सिर्फ इतना समझ लो कि अकाउंट्स में दो ही वर्ड होते हैं। कौन से दो वर्ड? डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अगर मैंने यहां कुछ लिखा मतलब मैंने इस अकाउंट को 10,000 से डेबिट किया। अगर मैंने यहां कुछ लिखा तो मैंने इस अकाउंट को 4,000 से क्रेडिट किया। दिस इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, समझ रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने कुछ भी लिखा तो हम इसे अकाउंटिंग भाषा में क्या कहेंगे कि मैंने उस अकाउंट को डेबिट किया। राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखूंगा तो मैं इसे अकाउंटिंग भाषा में क्या कहूंगा कि मैंने उस अकाउंट को क्रेडिट किया। सर तो क्या सिर्फ इतना ही रहता है कि यार इधर 10,000 लिखना इधर 4,000 लिखना, बस ऐसा लिखने को ही हो जाता? नो, इट हैज सम मीनिंग। जब मैं डेबिट पे लिख रहा हूं दैट टेल्स मी सम मीनिंग, जब मैं क्रेडिट पे लिख रहा हूं दैट टेल्स मी सम मीनिंग। और यही मीनिंग समझने के लिए मुझे डेबिट और क्रेडिट की गहराई में जाना होगा, और वो डेबिट क्रेडिट भाषा समझने के लिए मुझे उसके पहले के कानून कायदे सीखने होंगे, ठीक है। सो अब मैं आ रहा हूं हमारे कानून कायदे में। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या नाम दिया है?
नाम में मैंने सबसे पहले लिख के रखा है समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ और भी नाम है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ और भी नाम है, अकाउंटिंग, अभी सब लोग थंबनेल देख रहे होंगे, कन्वेंशंस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भी है, ये सब शब्दों पे क्वेश्चंस पूछते हैं, नाम याद रखने होंगे और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब याद रखने होंगे। ठीक है, देखो जब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करता हूं, दिस इज समथिंग लाइक गाइडलाइंस, है ना। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मतलब आप लोग कोई भी चीज, कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके गाइडलाइंस वगैरह आते हैं जो बताता है कि यार इसको इस तरह से यूज करना, ऐसा यूज मत करना, दिस इज समथिंग दैट इज टू बी फॉलोड, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना वगैरह 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 वगैरह, दुनिया भर की बातें बताए हुए रहते हैं। करेक्ट, ये वही है गाइडलाइंस। आपने कोई चीज खरीदा जिसे असेंबल करना पड़ता है, तो कैसे असेंबल करना ये गाइडलाइंस में लिखा रहता है। किडिंग मी? सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यू आर बेसिकली लर्निंग अबाउट द डिफरेंट गाइडलाइंस कि अकाउंटिंग करने से पहले आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। दूसरा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, देखो आराम से। जब हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में कदम रखेंगे ना, आप लोगों को नजर आएगा कि यार हम लोग ना अकाउंटिंग में ना दुनिया भर के अजम्पशंस लेते रहते हैं। क्या लेते रहते हैं? अजम्पशंस। ठीक है, अब अजम्पशन क्या होता है सोच के देखो। अज्यूम करना, अब अज्यूम करना तो यार मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो अज्यूम करूं, मैं चाहे ये अज्यूम करूं, मैं चाहे वो अज्यूम करूं, मेरी मर्जी, बराबर। सो चलेगा कैसा ना, इसलिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। नहीं तो हम इंडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग अगर सोचना शुरू करें तो हमारे अजम्पशंस की तो कोई कमी नहीं है, अपन कुछ भी अज्यूम कर सकते, तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, इसलिए डिफाइन किया कि व्हाट आर द रीजनेबल सेट ऑफ अजम्पशंस दैट यू नीड टू टेक व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग। कुछ भी अज्यूम नहीं करने का। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। अच्छा, तीसरा शब्द एक और दिख रहा है, कन्वेंशंस। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, कन्वेंशंस का मतलब आप ऐसा लिख के रख लो, यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, परंपरा। परंपरा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे यार, परंपरा वर्ड नहीं सुना कभी? परंपरा क्या होता है? हमेशा से जो चलता आ रहा है, सब लोग हमेशा से फॉलो करते आ रहे, इसलिए हम भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। अब सोच के देखो यार, हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं, बचपन से हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं। परंपरा भी अलग अलग रहते हैं, कुछ लोगों के फैमिली में कुछ परंपरा होता है, फैमिली ट्रेडिशन। ठीक है, हमने देखा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया है तो हम भी कर रहे हैं। ठीक है, या और भी कुछ होते हैं, जैसे अपने धर्म के कुछ ये होते हैं, परंपरा होते हैं कि यार हमेशा से हमारे धार्मिक वरीक तरीके से ये सब चीजें फॉलो हो रहा है तो हम भी करेंगे। या देश के कुछ परंपरा होते हैं, डिपेंड्स, ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के परंपरा होते हैं। जो क्या है बेसिकली, लोग हमेशा से कुछ चीजें फॉलो करते आए हैं, इसलिए हम भी फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कानून नहीं है। अब जैसे होली के दिन सब रंग लगाते हैं एक दूसरे को, भैया कहां लिखा है मुझे बताओ? इज देयर एनी एक्ट रिटन लाइक दैट कि यहां पे लिखा है कि इफ इट इज द डे ऑफ होली देन यू हैव टू अप्लाई कलर्स, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड विद जेल ऑफ 6 months? ऐसा कुछ नहीं होता है यार, इट इज जस्ट परंपरा। लोग रंग लगाते लगाते, फेस्टिवल है। फेस्टिवल क्या है? एक तरह का परंपरा है, और क्या है ना। अब वो क्या होता है, वो नहीं होता, क्या बोलते हैं यार उसे, अरे वो पत्नियां पति के लिए व्रत रखती है कि ये टपकना नहीं चाहिए, आई मीन पहले नहीं टपकना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, आई मीन समझ गया ना। हाँ, कौन सा है वो फेस्टिवल? ये कड़वा चौथ। हाँ, यस। तो वो जो होता है, ये क्या है? परंपरा है यार, फॉलो करते हैं लोग, है ना। पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रख लेती है, ऐसा समथिंग करती है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो व्रत रखने के बाद ही विल नॉट गो अप फर्स्ट? ऐसा कोई गारंटी है? नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो वॉट एवर, फिर भी हम लोग ये चीज करते हैं, क्यों करते हैं? परंपरा है, हमेशा से सब करते आ रहे, हम भी कर रहे हैं। गेटिंग मी? तो अकाउंटिंग की दुनिया में भी ऐसा है, समझ रहे हो? तो देयर विल बी सम कल्चर्स, देयर विल बी सम फॉलोइंग्स, बिलीव्स जो हमेशा से चलता आ रहा है, तो हम भी चलाएंगे। तो इनको कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आप एक और नाम पढ़ोगे, वो भी बता देता हूं,
पोस्टुलेट्स, ये भी नाम पढ़ोगे आप लोग। ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट बिलीफ्स जिनके साथ आपको आगे बढ़ना है। अब बिलीफ, जरा एक बात सोच के देखो यार, बिलीफ तो अपना अपना है यार। मैं अपना बिलीफ जैसा चाहूं रखूं, आप कौन हो तो मुझे बोलने वाले? मेरा बिलीफ कुछ और है, आपको कुछ और लगता है, मेरे को कुछ और लगता है, बराबर। तो ऐसा करके अगर हम लोग एक अकाउंटिंग प्रोफेशन में जाएंगे, चलेगा क्या? सब लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तुम्हारे हिसाब से अकाउंटिंग करो, मेरा बिलीफ अलग है, मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा। सब अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे प्रोफेशन थोड़ी ना चलता है। आप जरा सोच के देखो, हर डॉक्टर का बिलीफ अलग है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप एक के पास जा रहे हो, वो बोल रहे हैं कि बहुत बीमार हो, दूसरे के पास बोल रहे हो नहीं नहीं थोड़ा बीमार हो, तीसरे के पास बोल रहे हो पागल है क्या, कुछ बीमार नहीं है, चल निकल एक्सरसाइज का, ठीक हो जाएगा। अरे यार, हम क्या करेंगे? हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार। एक ये बोलता, दूसरा बोलता है, क्या करने का रे बाबा? गेटिंग मी? सो दैट इज द पॉइंट। हम लोग यहां पर अगर अलग अलग बिलीफ्स के साथ चलेंगे, नहीं चलेगा। सो ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, इन सब बातों को अल्टीमेटली सिर्फ एक बात पे नजर घुमा के ले जाओ। ये सब चीजें मुझे सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि यार, अकाउंटिंग करने से पहले what are the कानून कायदे, what are the rules and regulations, what are the guidelines, what are the assumptions, what are the parampara, what are the beliefs that should be in my mind before I start doing accounting। ठीक है? तो यही चीज को तो मैं कह रहा हूं, कानून कायदे। चलेगा ना? यस। कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि दीज आर अकाउंटिंग लॉ, बट यस, ये कानून कायदे हैं। ठीक है? चलो, तो हम लोग एक एक करके इन सारे कानून कायदे को अब डिस्कस करना शुरू करेंगे, लेकिन वन बाय वन। हम लोग सारे एकदम से जंप नहीं मारेंगे। ठीक है? सो दोस्तों, मैं यहां पर आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मैं अब आपके अकाउंट्स के मॉड्यूल के यूनिट 2 में आ गया हूं। ठीक है? ये देखिए, दिस इज यूनिट 2। ठीक है? आराम से। यस, मैंने एक बात आपको शायद पहले भी बता के रखा है कि मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। मेरा सबसे ज्यादा ध्यान मॉड्यूल पे ही होगा। और हाँ, एक बात मैं सबको बता दूं, जब हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, आई वॉन्ट ओनली वन थिंग। आपको सबसे पहले आपका दिमाग चाहिए आपके पास। दूसरी बात, रजिस्टर्ड पेन चाहिए लिखने के लिए। तीसरी बात, जब जरूरत पड़ेगी तब कैलकुलेटर चाहिए, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो नोट्स है, जो मॉड्यूल है, जो ये है, जो वो है, ये आपके पढ़ने के लिए है। बिल्कुल पढ़ना वो सब। मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं करने वाला। अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है। अकाउंट सब्जेक्ट समझने वाली सब्जेक्ट है। तो मैं आपको समझाऊंगा, आप समझेंगे, बस। क्लास में इतना ही होगा। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तब हम जरूर किताब को देखेंगे, तब तक नहीं। अभी कुछ दिन सिर्फ समझने में जाएगा हमारा। ठीक है? यस। सो दोस्तों, अब हम जिस जर्नी में जा रहे हैं, ये हमारी अकाउंटिंग सोच को डेवलप करेगा। एंड बिलीव मी, इफ ये अकाउंटिंग सोच आपका डेवलप हो गया, तो आपके सामने कोई भी, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन क्यों ना आए, नया ट्रांजैक्शन क्यों ना आए, आपने कभी कहीं कोई पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, किसी किताब में नहीं लिखा है, ऐसा कोई नया ट्रांजैक्शन भी अगर आ गया, तो भी आप उसकी अकाउंटिंग कर लोगे। एक बार आपकी अकाउंटिंग सोच डेवलप होनी चाहिए। तो हम उसी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। राइट? रेडी एवरीवन? चलो, तो आज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कुछ चीजें ही डिस्कस करेंगे। लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग जो जाना पहचाना है। जाना पहचाना का मतलब, जिसके बारे में थोड़ा बहुत अभी हमने ये जो अभी तक जो डिस्कशन किया है उसके बारे में देख रखा है। मैंने आपको पहले ही कह के रखा है कि यहां पर एकदम हाई फाई कुछ चीजें नहीं लिखे हैं जिसको मस्त हम लोग को रट्टा मारना पड़ेगा। ऑल दीज आर सिंपल कॉमन सेंस टॉपिक्स। ठीक है? चलो, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं विद समथिंग कॉल्ड एज मनी मेजरमेंट। ठीक है? मनी मेजरमेंट, ये नाम है। ठीक है? सबसे पहली बात, ये क्या कहता है? दूसरी बात, क्यों कहता है? ठीक है? एक एक करके। सबसे पहले क्या कहता है? क्या कहता है तो सिंपल सिंपल कहता है भैया। पहला बात तो वही कहता है जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया हुआ है कि भैया, जब मैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की बात कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देना है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे है जो मॉनेटरी है ना? अगर ये मॉनेटरी नहीं है तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बराबर? चल, मनी मेजरमेंट सिंपल सी भाषा में एक बात कह दे रहा है। ओके, अच्छा ठीक है। मनी मेजरमेंट कुछ और बातों को क्लियर कर देता है। ठीक है?
कौन सी बातों को क्लियर करता है? मनी मेजरमेंट। देखो ये बात जो क्लियर हो रहा है, बात क्लियर इसलिए हो रहा है क्योंकि झगड़ा है। झगड़ा है मतलब डिस्प्यूट है, मतलब डिफरेंस इन ओपिनियन है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। ये होगा ही, किसी भी प्रोफेशन में होगा ही, ठीक है। अभी आप लोग मेडिकल प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो रामदेव बाबा आयुर्वेद के बारे में कुछ अलग कहते हैं, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर्स कुछ अलग कहते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग नॉर्मल जनता दोनों के झगड़ा देख के मजे लेते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, हंसते रहते हैं ये झगड़े। तो व्हाटएवर, तो है यार, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ सोच है, इनका अलग सोच है, उनका अलग सोच है, ठीक है। अब जैसा है वैसा है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर भी कुछ ना कुछ मैटर में किसी ना किसी का ओपिनियन अलग है, किसी ना किसी का ओपिनियन दूसरा है, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे डिस्प्यूट्स के केस में एक ओपिनियन क्या होना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। सो ऑलरेडी देयर आर सम डिस्प्यूट्स। सो जो बातें मैं लिखने जा रहा हूं, ये लिखने के बाद आपको मन में जरूर आएगा, अरे ये ऐसे क्यों है, ऐसा भी तो हो सकता है, अरे ये वैसा भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तभी तो झगड़ा है। बिल्कुल वैसा हो सकता है, तभी तो झगड़ा है। और यहां पर हमें वही बात बताया गया है कि इन बातों में से, अलग अलग बातों में से कौन से बात को मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें कर रहा हूं। सबसे पहले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी इग्नोर्ड। अकाउंटिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। अमन सर को बता दिया तो अमन सर बहुत नाराज हो जाएंगे, ऐसा कैसा कर दिया, ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वैसे उनको भी अकाउंट्स का पता है, ही नोज कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। सर तो फिर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ क्यों रहे हैं? अरे यार पढ़ोगे, उसकी कुछ और काम है, आगे चल के देखोगे वो चीज, ठीक है। व्हाटएवर, अभी वो सब पे मत जाओ, लेकिन इतना ध्यान में रखना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। सर मतलब ये कि जैसे आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है, अगर मैं आज के 100 रुपए की बात करूं तो 100 रुपए का आज का जो वैल्यू है, 10 साल पहले वो वैल्यू नहीं था, 10 साल बाद भी वो वैल्यू नहीं रहेगा। वैल्यू चेंजेस विद टाइम, बराबर। सो मान के चलो कि आज से 20 साल पहले मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, तब का वैल्यू अलग था, ठीक है। आज के डेट पे उसका वैल्यू अलग है, ठीक है। लेकिन हम ये जो टाइम वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं, इसको अकाउंटिंग करते वक्त नजरअंदाज करते हुए चलते हैं, इग्नोर करते हैं। बात पसंद आए या ना आए, यही कानून है, ठीक है। सर ये तो गलत है तो है। दिस विल बिकम एन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन यही है, ओके। चलो, एक तो ये बात कह रहा है, दो बातें बताया मैंने, एक तो मॉनेटरी बातों पे हम लोग को दिख रहा है, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तीसरा, अरे यार करेंसी अलग अलग होते हैं ना, इंडिया का करेंसी अलग INR, यूएस का अलग डॉलर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं यार, यूरोज, देन दिनार्स, देन येन, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया भर के ऐसे करेंसी होते हैं, है ना। तो हम लोग कौन से करेंसी में अकाउंटिंग करें? तो देखो, अकाउंटिंग विल बी डन एट रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। जिस देश में आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, वो देश में जो भी रूलिंग करेंसी है, उसी रूलिंग करेंसी से आप अकाउंटिंग करेंगे। यानी आप इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप INR, इंडियन रुपीस में करोगे। अगर आप यूएस में जाके अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप डॉलर्स में करोगे, डिपेंड्स, ठीक है। सर मैं इधर भी हूं, डॉलर में भी हूं, तो ठीक है यार, दोनों की अलग अलग अकाउंट बुक्स मेंटेन करेंगे आप, गेटिंग मी। या फिर अगर कंसोलिडेट किया जा रहा है, अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े बातें हैं जो बाद में देखा जाएगा, बाद में समझेंगे। लेकिन अगर एक जगह पे वहां के ट्रांजैक्शंस को भी इधर ही लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली जहां लिख रहे हो उसके अकाउंट, उसके करेंसी में लिखेंगे। जैसे अगर यूएस के ट्रांजैक्शंस को भी मैं इंडिया में ही लिख रहा हूं तो मैं INR में ही लिखूंगा, या इंडिया के ट्रांजैक्शंस को मैं अल्टीमेटली यूएस में ही लिख रहा हूं तो मैं डॉलर्स में लिखूंगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि यूजर्स किधर है, मैं किन यूजर्स को दे रहा हूं। यूएस की इंफॉर्मेशन, आई मीन यूएस की यूजर्स को दे रहा हूं तो डॉलर्स में देना पड़ेगा, और इंडियन यूजर्स को दे रहा हूं तो इंडियन रुपीस में, ठीक है। खैर अभी वो एकदम बहुत दूर नहीं जाना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो लोग ना बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है बीच में। तो वो बहुत कुछ सीखे बगैर अगर एकदम से जंप मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा गहराई में भी मत सोचो अभी, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री में हमें अकाउंटिंग करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये 3 बातें इन्होंने बताया, मनी मेजरमेंट ने, ओके, ये 3 बातें तो बताया। लेकिन अब पहली बात, ऐसा क्यों,
भैया मैं सिर्फ मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शन में दिलचस्पी रख रहा हूं, क्यों? मैं अकाउंटिंग करते वक्त मनी के नजरिए से ही सोचूंगा, क्यों? चलो ठीक है, क्यों पे आता है भैया, ठीक है। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग के लिए जिस चीज की हमें जरूरत थी वो था कॉमन बेस। वी नीडेड अ कॉमन बेस फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो कॉमन बेस का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान के चलो मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। हमने इंडिया में कोई एक सामान है वो खरीदा, जैसे मान लो सैनिटाइजर खरीदा, ठीक है। और सैनिटाइजर नहीं, वैक्सीन का रॉ मटेरियल खरीदा, मान लो वैक्सीन का रॉ मटेरियल। तो इंडिया में हमने खरीदा है, लेट अस अज्यूम 300 crores, 300 CR, ठीक है। अच्छा ठीक है। यूएस में भी हमने ये मटेरियल खरीदा। यूएस जाके मान के चलो हमने सपोज 70 crore डॉलर्स, 70 crores US डॉलर्स, ये इंडियन रुपीज है, ये यूएस डॉलर्स है, ठीक है। इतना खर्च किया रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगह गए, अलग अलग जगह जाके हमने मान के चलो येन में भी खर्चा किया, लेट अस अज्यूम 50 CR, ठीक है। ऐसे अलग अलग टर्म्स में हम लोगों ने कुछ ना कुछ खर्चा किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हमने यूरोज में भी खर्चा किया, मान लो 40 CR, ओके। अच्छा तो मैंने इन टोटल कितना खर्चा किया? मैंने टोटल कितना खर्चा किया? 300 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 40, टोटल कितना हो गया? 370 प्लस 50 420 प्लस 40 460, है ना। तो मेरे जेब से टोटल कितना खर्चा हो गया? 460 CR, बराबर है क्या? 460 CR मैंने खर्च किया, सही है ना। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? टोटली तो लिया, क्या गलत किया? कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि ये सब एक बराबरी के नहीं है। इंडियन रुपी और यूएस डॉलर एक बराबर के नहीं है, येन यूरोस एक बराबर के नहीं है। ये वैसी बात हो गई कि भैया मैं 5'11" का हाइट 100 किलो के साथ, ठीक है, और 10 लीटर जूस और 20 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस, इन सब का टोटल ले रहा हूं। तो मैं टोटल ले रहा हूं, क्या हो गया? इन सब का टोटल हो गया 135.11, सब मिला के हो गया 135.11। गड़बड़ नहीं लग रहा? क्या गड़बड़ लग रहा है? द पॉइंट इज कि दीज आर नॉट मेजरेबल इन कॉमन बेस, इनका बेस अलग अलग है। जब बेस अलग अलग है तो कैसे टोटल लेंगे? बात समझ में आ रहा है? यही बात यहां पर हो रहा है, ये बेस अलग अलग है। अगर बेस अलग अलग है तो आप इनका टोटल नहीं ले सकते, ठीक है। तो अकाउंटिंग में अगर ऐसा अलग अलग बेस रहने लग गया तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए हम लोग, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जमीन खरीदा, कितना खरीदा? 4000 मीटर खरीदा भैया, 4000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदा, 4000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 4000 स्क्वायर फीट खरीदा, ठीक है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट। फॉर लैंड इट इज ओके, लेकिन क्या हर चीज को मैं स्क्वायर फीट्स में मेजर कर पाऊंगा? सोच के देखो, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो क्या वो भी स्क्वायर फीट्स में खरीदा? सोच के देखो आप, गेटिंग मी? तो हर चीज का सेम बेस नहीं होता, लेकिन मनी प्लेस द रोल which will be regarded as a common base. मैं इन सबको जरूर मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे यहां पर सपोज मैं चाहूं तो इन सबको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकता हूं या डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका डॉलर वैल्यू क्या है, 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 निकाला जा सकता है। सो इफ आई कन्वर्ट देम इन वन टर्म, एक ही टर्म में अगर मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया, तब जाके ये इंफॉर्मेशन में मैं इसका टोटल लेके आगे बढ़ा सकता हूं। गेटिंग दिस? सो द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज अ कॉमन बेस। एक कॉमन बेस के साथ हम आगे बढ़ पाए, इसी के लिए मनी मेजरमेंट फॉलो किया जाता है, ठीक है। बात क्लियर एवरीवन?
चलो ठीक है, पहला हो गया मनी मेजरमेंट, सो सिंपल। ओके, बढ़ते आगे। बस आपको एक और बताऊंगा और छोड़ दूंगा आज का क्लास। आई वोंट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, ठीक है। एक और देख लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट? लेट अस कम टू मटेरियलिटी। मटेरियलिटी, ठीक है, क्या कहता है मटेरियलिटी? ठीक है, मैं मॉड्यूल के सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूं, रैंडमली जा रहा हूं। कोई यस, सो सडनली रैंडमली बीच बीच में कुछ भी एक मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, मटेरियलिटी क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है। देखो, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग दो तरह की चीजों में डिवाइड करेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में हम लोग देखेंगे क्या ये काम का है, या फिर दूसरा देखेंगे कि क्या ये चिल्लर है। चिल्लर है रे बाबा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। मतलब क्या हुआ? देखो, काम का इसी को हम लोग कहेंगे समथिंग विच इज यूजफुल, ठीक है, या समथिंग विच इज मटेरियल। जब मैं मटेरियल वर्ड यहां कह रहा हूं, आई मीन यूजफुल, ठीक है। चिल्लर बोले तो यूजलेस, काम का नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। या फिर समथिंग विच इज इमटेरियल, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है? सीधे साधे भाषा में अगर मैं कहूं, देन समथिंग इज मटेरियल इफ उस चीज से हमें कोई फर्क पड़ता है। अगर हमें कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, हम पे कोई असर होता है, देन डेफिनेटली इट इज मटेरियल, इट इज यूजफुल। समझ रहे हो बात को? भाई जैसे मान के चलो, अक्सर हमें डांटने वाले लोगों में से अक्सर ऐसा होता है कि यू आर क्लोज टू समवन। यूजुअली फैमिलीज में ऐसा देखा जाता है कि ऑल द बॉयज आर क्लोज टू देयर मदर्स एंड ऑल द गर्ल्स आर क्लोज टू देयर फादर्स। यूजुअली ऐसा देखा जाता है, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, ठीक है। तो मैं भी अपने घर में देखता हूं, मेरा एक बेटा है छोटा और मेरी बड़ी बेटी है, आई नो। सो व्हाट हैपेंस कि अगर मैं छोटे बेटे को कितना भी डांटूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डांट लो, वो जो करना है कर लो। कल के लेक्चर में भी आपने देखा ही होगा, बीच में आ गया था, 26th मिनट में शायद आ गया था, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये तो है, लेकिन बेटी के साथ ऐसा नहीं है। उसको मैं थोड़ा सा भी कुछ कहूं, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने क्यों कहा ये एग्जाम्पल? मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैं मटेरियल हूं। मेरी बेटी को उसकी मम्मी जितना चाहे चिल्लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो उसके लिए मैं मटेरियल हूं, उसकी मम्मी इमटेरियल है, ठीक है। लेकिन बेटे के लिए मम्मी मटेरियल है, मैं इमटेरियल हूं। तो डिपेंड करता है, ऐसा आपके घर में भी होता होगा, है ना। फर्क पड़ता है किसी के डांट से, किसी के डांट से फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब जैसे आप कॉलेज वगैरह वगैरह गए, अरे सर क्यों जख्म पे नमक छिड़क रहे हो? हाँ, कभी तो जाओगे यार, जाओगे जाओगे, टेंशन मत लो। तो अगर आप कभी गए कॉलेज वॉलेज, कभी तो भी गए वहां पर, यू नो, कोई कुछ कहे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के सामने कहे बहुत फर्क पड़ता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग यूजफुल, मटेरियल। फर्क पड़ता है ऐसे वाली चीजें, और कुछ यूजलेस, इमटेरियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो हम लोग ऐसे जो देखते हैं ना, फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग करते वक्त भी हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ सोच रखेंगे। सर मतलब क्या बोलना चाहते हो? देखो, समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आगे चल के आप लोग देखना कि हम लोग कुछ चीजों को असेट करके पुकारेंगे, कुछ चीजों को असेट करके पुकारेंगे। अभी जस्ट ब्रीफ में बता देता हूं क्या होता है। असेट बोले तो समथिंग जिसका एक लॉन्ग यूजफुल लाइफ होगा, लॉन्ग लाइफ, 10 साल 20 साल, बढ़िया लंबे पीरियड के लिए मैं इसे यूज कर सकता हूं। आई विल बी यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
अच्छा, तो ऐसे चीजों को मैं एसेट कहूंगा। और हाँ, इनका वैल्यू भी रहेगा, अ गुड वैल्यू, दीज हैव अ गुड वैल्यू। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने खरीदा एक बिल्डिंग, ठीक है, क्यों खरीदा? यूज करने के लिए, यहां पे बिजनेस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिल्डिंग खरीदा 20 CR का, लाइफ है 30 साल, तो मैं इस बिल्डिंग को कहूंगा एज एन असेट। ठीक है, अच्छा ठीक है, जरूरी नहीं कि इतने महंगे महंगे चीजें ही हो, सिंपल भी हो सकता है। जैसे एक सस्ता चीज खरीदा हमने, एप्पल का लैपटॉप खरीदा, सस्ता है ना? कितने का है एप्पल का लैपटॉप? 2 लाख ले लेता हूं मैं, सब पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि प्लेन प्राइस जो भी रहता है उसके बाद उसके एक्सेसरीज में और बहुत खर्चे लग जाते हैं, तो 2 लाख पकड़ लेता हूं मैं। ठीक है, अच्छा चलो, तो एप्पल का लैपटॉप खरीदा 2 लाख रुपए में, एप्पल का है भैया, बाकी कोई होता तो सोच भी लेते, लेकिन एप्पल तो डेफिनेटली लंबा लाइफ है, तो मान लो ये बेयर मिनिमम 5 साल चलने वाला है। ठीक है, एसेट, मैं इसको भी कहूंगा एज एन एसेट। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ खरीदते जाएंगे, इन सबको मैं एसेट कहूंगा, है ना? अच्छा, तो मैंने ना ऐसे ही एक और चीज खरीदा, इसका लाइफ है 3 साल, अगर आपने घुमा नहीं दिया तो इसका लाइफ है 3 साल। सर किस चीज की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं नटराज का पेंसिल, नटराज पेंसिल। ठीक है, नटराज का पेंसिल जो कि है पूरे 5 रुपए का या 10 रुपए का, मुझे नहीं मालूम प्राइस क्या है, जो भी है 5 रुपए पकड़ लेते हैं। 5 रुपए का पेंसिल 3 साल तो अच्छे से चलेगा, अगर आप उसे घुमा ना दे। थोड़ा साइज छोटा होता जाएगा लेकिन 3 साल चलेगा। या ऐसे ही और भी होते हैं, इरेजर खरीदा अपन ने, अलग अलग कंपनी के इरेजर आते हैं। ठीक है, बचपन में बड़ा शौक होता था लोगों को इरेजर्स कलेक्ट करके रखने का। ये है पूरे 10 रुपए का। ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम कि किसी लड़की ने खरीदा है, क्योंकि लड़कों का भरोसा नहीं रहता, वो घुमा देते ये सब चीजें। ठीक है, लड़कियां बड़ा संभाल के रखती है। ठीक है, तो मान लो इसका लाइफ 3 साल है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लड़कों की बात कर रहा हूं तो 2 दिन भी लाइफ नहीं है शायद से। ठीक है, बाकी बिल्कुल लाइफ हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 3 साल का लाइफ है, शुड आई ट्रीट दीज एज एन असेट? ना, देखो ये भी लंबा लाइफ है, ये भी लंबा लाइफ है, 3 साल भी तो लंबा ही लाइफ है ना, बिल्कुल लंबा लाइफ है, तो मैं एसेट करके क्यों नहीं मान रहा हूं? क्योंकि ये इममटेरियल है। ये 5 रुपए 10 रुपए की चीजों को एसेट करके मानेंगे? किडिंग मी, आई एम ट्रीटिंग देम एज इममटेरियल। ठीक है सर, मतलब अगर कोई चीज इममटेरियल रहा 5 रुपए 10 रुपए का, तो हम उसकी अकाउंटिंग किस नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा, अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जितनी चीजें हैं ना, इन सब का झुंड बना लेंगे। झुंड बना देंगे मतलब ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, ये पेंसिल खरीदा 5 रुपए का, इरेजर खरीदा 10 रुपए का, शार्पनर खरीदा, पेपर खरीदा, पेपर वेट खरीदा, स्टेपलर खरीदा, कैलकुलेटर खरीदा, पंचिंग मशीन खरीदा, ये जितने चीजें रहते सब का टोटल ले लेने का और इसको कहने का स्टेशनरी। समझ रहे हो बात को? ये सब को मिला के मैं क्या कहूंगा? स्टेशनरी। ठीक है, और मैं इसे एसेट करके ना मानते हुए आगे चल के मानूंगा एज एन एक्सपेंस। मैं एसेट का दर्जा इसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं इन सबको इममटेरियल मान रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता, काम का नहीं है, छोटे मोटे आइटम है। ठीक है, देखना अकाउंटिंग करते हुए कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने कुछ खरीदा, बिल आया 5978.5, ऐसा कुछ हुआ। आप देखना, आप उसको लिख दोगे 5980 या 5970। कुछ लोग तो इतना भी नहीं सोचते, सीधा लिख देते 5900। खत्म यार, काय को टेंशन लेने का। इग्नोर करते ये लोग चिल्लर को। ठीक है, तो ये जो चिल्लर इग्नोर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इममटेरियल। ये चीज को ये इममटेरियल मान रहे हैं। ये इतना भी भारी नहीं होता जनरली स्पीकिंग। ये ऐसा होता है कि जैसे 499 को आप लिख दोगे 500। आपके साथ नहीं होता। आप सोच के देखो, आप पेट्रोल पंप में गए, बोला कि 500 का पेट्रोल डाल दो, वहां पे वो भर रहा है और वहां पे 499 हुआ। ठीक है, आपने 500 का नोट दे दिया, तो आपके उससे 1 रुपए वापस एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, कुछ लोग करते होंगे, सब लोग नहीं करते, सब नहीं करते। ना ही कभी ऐसा होता है कि कभी 501 का पेट्रोल डाल दिया तो वो आपसे 1 रुपए मांगता है। कभी कभी हो भी सकता है ऐसा, मैं जरूरी नहीं कह रहा, लेकिन डिपेंड्स। तो कभी कभी ये इग्नोर कर देते। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इममटेरियल मानते हैं।
तो यही चीज अकाउंटिंग की दुनिया में होता है। अकाउंटिंग की दुनिया में जब भी मैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में जा रहा हूं तो मुझे उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करना है डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि वेदर इट इज मटेरियल और इमटेरियल। इफ इट इज मटेरियल तो आई विल गिव इंपॉर्टेंस टू द अकाउंटिंग, बट इफ इट इज इमटेरियल तो मैं उसको शॉर्टकट में निपटाऊंगा, उतना सारा ध्यान नहीं दूंगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बिल्डिंग खरीदा तो मैं बिल्डिंग अकाउंट बनाऊंगा स्टैंड अलोन, लेकिन मैंने इरेजर खरीदा तो मैं इरेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मैं इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, ये वो जो कुछ भी सब मिला के टोटल मिला के स्टेशनरी अकाउंट बनाऊंगा। तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अकाउंटिंग करने के तरीके में फर्क पड़ रहा है। क्लियर हुआ ये बात? दिस इज मटेरियलिटी। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने दो ऐसे इंपॉर्टेंट वाले प्रिंसिपल्स देख लिए। एक तो आसान था, क्या था? मनी मेजरमेंट, होपफुली आपके दिमाग में घुस गया। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? मटेरियलिटी। ठीक है, आज लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पाए हम लोग अनफॉर्चुनेटली, तो ये सेशन देख लेने के बाद आप लोग के मन में अगर कुछ भी क्वेरीज रहता है, कोई डाउट रहता है, तो कल के सेशन शुरू होने से पहले आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहेगा तो उसको लिख के रखना, भूल जाते हैं हम लोग, रैम कमजोर है हमारा, भूलना मत। ठीक है, तो एक बार लिख के रख लेना, और जो भी डाउट है कल के सेशन में पूछ लो, वी विल डिस्कस इट। ऑलराइट, okay, this is Abhijit Sengupta signing off for now. We will meet again back tomorrow with more such interesting principles. Okay, chaliye, goodbye everyone.